हेलो दोस्तों, आप लोगों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप जो प्यार देते हो उन्हीं से उत्साहित होकर मैं इस वीडियो को हर रोज़ मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। अब देखना, मैं आपके लिए मैं जो आज टॉपिक लेकर के आया हूं, कैसे आप कुछ ही मिनटों में 10 से 15 मिनटों में 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में मैं फंसा दूंगा। और मैं जाते जाते दोस्तों, मैं साथ ही साथ मैं आपको उन सारे टॉपिक मैं बता दूंगा कि आखिर कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो आप उनको भी देख लेना। और दोस्तों, आज जो हम आपको बताएंगे वर्णमाला और वर्णों के प्रकार से बताएंगे, साथ ही साथ 2 से 3 प्रश्न आपका एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका प्रश्न एक भी ना छूटे। तो चलिए, आज डे 1 लेक्चर 1 है, पहला क्लास है। तो हम लोग जानते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में पहले हम लोग जानते हैं वर्ण क्या होता है। हम लोग दोस्तों जानते हैं, बचपन में खूब पढ़े थे, वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। कितना रट्टा मार मार करके पढ़े थे दोस्तों। हम लोग जानते हैं वर्ण वह होता है। अब मैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। तो वर्ण का अगर अर्थ पूछे, आपको बताना है वर्ण का जनरली कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर आपसे कहे क ख, इन सब का क्या अर्थ है? कोनो अर्थ नहीं होता है। वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता है दोस्तों। जब यही वर्ण जब मिल जाता है, जब कई सारे वर्ण मिल जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब यही शब्द, कई सारे शब्द मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। हम लोग क्या बताए? पहले वर्ण बताए। तो वर्ण के बारे में क्या जान लीजिएगा? इसका कोई अर्थ नहीं होता है और इसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, हम लोग ये बात तो जान गए। अब हम जानते हैं भाषा। भाषा की अगर पूछेगा कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है भैया? वर्ण है, यानी ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, कई बार एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्ण जनरली क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ये सब क्या है? ये सब तो वर्ण ही तो है। तो ये सब वर्ण है। वर्ण का कोई भी अपना अर्थ नहीं होता है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तब आपको बताना है, शब्द बताना है। क्या बताना है? शब्द। वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग याद रखना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वर्ण है। क्या है? वर्ण है भैया। आप ये बात याद रख लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी और मौखिक इकाई पूछे क्या है, तो ध्वनि है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए, वर्ण के भेद हम लोग जानते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण का 2 ही भेद होता है, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। तो स्वर क्या होता है? जो भी वर्ण आप स्वतंत्र रूप से बोल पाते हैं, उसको हम लोग दोस्तों स्वर्ण वर्ण के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, दुर्घई हो गया, हर्षऊ हो गया, दुर्घऊ हो गया, री हो गया, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब स्वर है। तो स्वर वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछे कि टोटल कितना होता है, तो आपको बताना है कि 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो ए, अ, आ, हर्षई, दुर्घई, ये सब क्या है? वर्ण है। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं व्यंजन के बारे में। जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ क, क्या कहूँ? क। दोस्तों, क में देखिए आधा क, मतलब यहाँ पे क्या है कि क जो है ये पूरा नहीं है, इसमें अ छुपा हुआ है। क जोड़ अ मिल करके तब क्या होता है? क होता है। इसी प्रकार अगर आपको बोलूँ ख, तो ख में देखिए दोस्तों अ छुपा हुआ है। ख का मतलब क्या हुआ कि आधा ख है, लेकिन जब ख में जब हम अ को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? तब मेरा बन जाता है ख, बन जाता है, पूरा ख बन जाता है। प क्या है कि यह आधा प है, लेकिन प में जब हम अ को जब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? प हो जाता है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि एक से अधिक व्यंजन का क्या होता है? इसमें मिलन होता है। देखिए, क और अ एक से अधिक हो गया ना, तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। अब पूछेगा टोटल कितना व्यंजन होता है, तो 33 होता है। कितना होता है? बचपने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 33 होता है। और स्वर वर्ण का जो होता है तो 11 होता है। कितना होता है? स्वर वर्ण 18 होता है। अच्छा, यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितना होता है, लिखने के आधार पर पूछे तो आपको बताना है 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अगर आपसे पूछे बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितना होता है, तब 10 होता है। 10 होता है, जिसमें हम लोग री को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? री को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि री को जब हम बोलते हैं तो अधिक टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग री को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, ये मैं आगे आपको मैं बताऊँगा। तो बोलने के आधार पर आपको याद रखना है सिर्फ 10 ही होता है, सब होता है सिर्फ री को छोड़ देते हैं। तो अंग अह, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग अह को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? और आम जिमरा अंग अह बच गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। कई बार ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे हम लोग जानते हैं स्वरों के प्रकार। तो हम लोग जानते हैं कि स्वर के 3 प्रकार होता है। एक को कहते हैं हर्ष स्वर, दूसरा को कहते हैं दीर्घ स्वर, तीसरा को कहते हैं प्लुत स्वर। क्या है हर्ष स्वर? चलिए हम लोग जानते हैं।
बोलने में कम समय लगे। दोस्तों जिसको बोलने में कम समय लगे वो हर्ष स्वर है, जैसे अ, हर्षई, दुर्घई, हर्षई, और ये देखिए हर्षाऊ, दुर्घऊ, री। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये हर्ष स्वर है। तो अ हो गया, हर्षई हो गया, हर्षऊ हो गया और री हो गया, ये क्या है, हर्ष स्वर है। ये हर्ष स्वर पूछे कितना होता है, तो 4 होता है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। दीर्घ स्वर, दोस्तों जिसको बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगे, कितना समय लगे, हर्ष स्वर से दोगुना समय लगे, उसको हम लोग कहेंगे दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में आएगा अ को देखिए आ, इसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, अ से ज़्यादा। ओम देखिए एक होता, आ हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर 2 शब्द आ गया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर होगा। और जैसे हम लोग पढ़ते थे हर्षई, हर्षई ऐसे नहीं पढ़ते थे, लेकिन जैसे हर्षई में 2 शब्द आ गया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। या नहीं तो याद रखिए कि हर्ष स्वर से बोलने में ज़्यादा समय लगता है, किसमें, दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है, ऐसे याद रख लीजिए। या नहीं तो याद रख लीजिए कि इसमें 2 वर्ण है, एक यहाँ पे देखिए ऊपर में है, एक नीचे में है, तो 2 चीज़ यहाँ जुटा हुआ है, तो इसलिए ये दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। अब यहाँ पे देखिए हर्षऊ, अब यहाँ पे क्या है, दुर्घऊ। तो दुर्घऊ, दुर्घऊ में देखिए एक हर्षऊ में इधर से लगा दिया है, 2 लगा दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ए, आई, ओ, औ। इसी प्रकार दोस्तों ये भी क्या है, ये सब दीर्घ स्वर्ग है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त स्वर कितना होता है, तो संयुक्त स्वर दोस्तों आप यही सब याद रख लीजिएगा। दुर्घई, दुर्घऊ, ए, आई, ओ, औ। ये सब टोटल कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा पुरुष स्वर क्या होता है, तो चलिए मैं आपको पुरुष स्वर आपको समझाता हूँ कि पुरुष स्वर दोस्तों जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, कितना समय लगे, 3 गुना समय लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष स्वर कहते हैं। तो देखिए पुरुष स्वर में क्या है, जिसको हम लोग दोस्तों खींच कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खींच कर बोलते हैं, मतलब जोर से बोलते हैं, तो उसमें बोलने में कितना समय लगता है, उसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष स्वर कहते हैं। चलिए हम लोग इधर आगे हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे ए हो गया, ये देखिए 3 गुना समय लग रहा है इसको बोलने में, है ना। ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब पुरुष स्वर है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। जिसमें जो आ चांद बिंदु है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। और आ जो है ये अंग्रेजी से आया है, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर अब हम लोग करेंगे, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए जीव के आधार पर स्वर को 3 ही भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला को हम लोग कहते हैं अग्र स्वर, दूसरा को कहते हैं मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर कहलाता है। तो अग्र स्वर क्या है, जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जीभ के अगले हिस्से से, जैसे हर्षई, दुर्घई, ए, ऐ, ये सब क्या है, ये सब आगे वाला हिस्सा से बोला जाता है। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। कौन आया इसमें, हर्षई, दीर्घई, ए, आई, ये सब याद रख लीजिएगा। उसी प्रकार मध्य स्वर, मध्य स्वर में क्या आएगा, अ आएगा। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम आता है, जैसे अ, अम देखिए आपको बोलने के लिए आपको जीभ का बीच वाले भाग का सहारा लेना पड़ेगा। आप बोल के देखिए तो जीभ का बीच वाला भाग का सहारा मिलता है, इसलिए अ क्या है, मध्य स्वर है। पश्च स्वर क्या होता है, पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, यानी पीछे वाला भाग काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। इसमें कौन सा आ जाएगा, आ। अब देखिए जीभ के पीछे वाला भाग काम आएगा, आ हो गया, हर्षऊ हो गया, दुर्घऊ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। तो ये सब पश्च स्वर है। पश्च स्वर का संख्या पूछेगा कितना होता है, तो 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि अग्र स्वर कितना है, 4 गो होता है। मध्य स्वर कितना है, 1 होता है। तो चलिए इस प्रकार टोटल अगर स्वर पूछे कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था 11 होता है। आप बोलने के आधार पर स्वर पूछे कितना होता है, तो 10 होता है। मैंने ये बता चुका था पहले ही आपको, और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करवा दिया, यहाँ तक मैंने पढ़ चुका था। चलिए मैं आगे की ओर में बढ़ता हूँ। चलिए मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम लोग दोस्तों मुख खुलने के आधार पर स्वर वर्ग का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो इसको भी हम 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, पहले 2 को हमने 3-3 भाग में बांटा था, लेकिन इस बार जो तीसरे नंबर पे होगा इसको 4 भाग में बांट रहे हैं। पहला को कहते हैं संयुक्त स्वर, क्या कहते हैं, संवृत्त स्वर, क्या कहते हैं, संवृत्त स्वर। और दूसरा को कहते हैं अर्ध संवृत्त, तीसरा विवृत्त स्वर होता है, चौथा अर्ध विवृत्त होता है। तो चलिए क्या है संवृत्त स्वर, तो हम लोग जानते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो जाता है। अब देखिए ये सब प्रैक्टिकल करने का चीज़ है, आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, अच्छा से समझ जाइएगा। मैं आपको बोलूँगा, आप उसे एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। संयुक्त स्वर क्या कहता है, इनका परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, संवृत्त स्वर कहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन आएगा, हर्षऊ आएगा, दुर्घऊ आएगा, हर्षई आएगी और दुर्घई आएगी। तो ये सब तो याद रखना कि चारों जो है ये कौन सा है, संवृत्त स्वर है। आप बोल के देखिए तो हर्षऊ, तो हर्षऊ में क्या होता है कि जीभ लगभग
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख हमेशा बंद हो जाता है, क्या होता है, मुंह बंद हो जाता है, दुर्घऊ, मुंह बंद करना पड़ता है ना, हर्षई, दुर्घई, मुंह को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समृद्ध स्वर कहेंगे। अब जानते हैं अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है। अर्ध समृद्ध स्वर जो होता है ओ और ऐ होता है, क्या होता है, ओ और ऐ होता है। और अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद होता है, उसको अब ओ को करिए, ओ ऐ, इसमें ज़्यादा क्या होता है, आधा ही मुंह को बंद करना पड़ता है। ओ हो गया, आय हो गया, इसमें हमको पूरा मुंह को बंद करना नहीं पड़ता है। एक होता है विवृत स्वर, क्या होता है, विवृत स्वर, इसमें क्या होता है, आ आता है, क्या आता है, आ आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, क्या रहता है, मुख पूरा खुला रहता है, उसको हम लोग कहते हैं विवृत स्वर। जैसे आ जब बोलते हैं तो आप पूरा मुंह को क्या करते हैं, खोल देते हैं, तो ये किस में आएगा, विमृत स्वर में आएगा। पूछेगा विमृत स्वर में कौन आता है, तो अकेला आ आता है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इनका यही परिभाषा था, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है उसको क्या कहते हैं, विमृत स्वर कहते हैं। और हम जानते हैं अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में आपको याद रख लीजिएगा, अ होगा, औ होगा और ए होगा, अ औ ए, यही 3 गो होगा। कौन होगा, अर्ध विवृत स्वर। अब इसका थोड़ा सा परिभाषा देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो, क्या हो, मुंह मेरा आधा खुलेगा, उसको कहेंगे अर्ध विवृत स्वर। नामे में लगा है अर्ध, मतलब आधा खुलेगा। तो देखिए अ का जब हम बोलते हैं तो मुंह को पूरा नहीं खोलते हैं, अ हो गया, कितना आसानी से बोल लेते हैं, पूरा मुंह को हमको खोलना नहीं पड़ता है। और ए हो गया, ये सब बोलने में हमको पूरा मुंह को नहीं खोलना पड़ता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए और मैं आगे बताता हूँ, ओष्ठाकृति के आधार पर वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वर्ग का क्या किए, वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें 2 ही होता है, एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है आवृत्तमुखी। क्या होता है, ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर वर्ग को हमने 2 भाग में बांटा, एक को वृत्तमुखी, दूसरा को आवृत्तमुखी कहते हैं। तो वृत्तमुखी क्या होता है, इसमें हर्षऊ, दुर्घऊ, ओ और औ यह सब शामिल किया जाता है। तो टोटल कितना हो गया, इसमें टोटल 4 गो शामिल किया जाता है, हर्षऊ, दुर्घऊ, ओ और औ। अब थोड़ा देखते हैं वृत्तमुखी क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है, आप खुद कल्पना करके देखिए कि जब आप हर्षऊ बोलते हैं तो आपका मुंह कैसा आकार ले लेता है, ओठ का आकार कैसा हो जाता है, गोलाकार, हर्षऊ, दुर्घऊ, ओ औ, मुंह खुद लगता है कि मतलब जो है गोलाकार आकृति का हो जाता है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। अब देखते हैं आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर किसको कहते हैं, इसमें आता है अ, आ, हर्षई, दुर्घई, ए, ऐ। कौन कौन आता है, अ, आ, हर्षई, दुर्घई, ए, ऐ। इसको क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। टोटल कितना हो गया, 3 3 6 गो हो गया। आवृत्तमुखी स्वर की संख्या कितना होता है, 6 होता है। इधर कितना था, 6 4 10 हो गया। और चलिए वैसे 11 होता है, एक मैंने बता दिया था कि वो बोलने के आधार पर स्वर कितना होता है, वो 10 होता है। और इसका परिभाषा देखिए क्या कहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे ओठ का आकार अगर गोलाकार नहीं होगा, अ को जब हम बोलते हैं, देखिए ओठ गोलाकार नहीं हो रहा है, आ नहीं हो रहा है, हर्षई, दुर्घई, आप फील कीजिए, ए, ऐ, हम तो आपके सामने है नहीं कि हम गोलाकार करके दिखा दे, सिर्फ आपको फील करना है, बोल करके देखिए, आपको फील होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जाति के आधार पर दोस्तों स्वर वर्ग को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया सजातीय स्वर वर्ण, दूसरा कहा गया है विजातीय स्वर वर्ण। तो दोस्तों क्या है सजातीय स्वर वर्ण और क्या है विजातीय स्वर वर्ण, तो हम लोग आइए देखते हैं। तो सजातीय स्वर वर्ण में कौन कौन सा आता है, अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, ये सब कौन है, सजातीय स्वर वर्ण है। विजातीय स्वर वर्ण में ए, आय, ओ, औ, अ, हर्षई और ये सब क्या है, विजातीय स्वर वर्ण है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, सजातीय स्वर वर्ण क्या गया है, 3 3 6 गो है, क्या गो है, 6 गो है। और ई क्या गो है, ए, इधर 4 हो गया। 100 और ई, 100 में जब हम लोग ई को जोड़ते हैं तो ए प्राप्त होता है, क्या होता है, ए प्राप्त होता है। 6 इधर था, इधर ऊपर में 4, एक इधर ए, 4 1 5 6 5 11, हम लोग जानबे करते हैं स्वर वर्ण कितना होता है, 11 होता है। तो अभी हमने क्या देखा, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हम जानते हैं व्यंजन, किसके बारे में जानते हैं, व्यंजन के बारे में जानते हैं। जो वर्ण स्वर्ण की सहायता से बोला जाएगा उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। कितना आसान है, स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन कितना होता है, तो 33 होता है। कितना होता है, 33 होता है। कौन कौन होता है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखिए, पहला वर्ग को हम लोग कहते हैं कवर्ग कहते हैं। पहला वर्ग को क्या किए, कवर्ग कहे। कवर्ग में क ख ग घ अंग, ये 5 लेटर को हम ले लिए। दूसरा वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा वर्ग को हम लोग चवर्ग कहते हैं। चवर्ग में चौथा ध य ले लिए। तीसरा वर्ग को हम लोग टवर्ग कहते हैं। टवर्ग में टोठा रोढ़ न तक पूरा ले लिए। चौथा वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, तवर्ग कहते हैं। तवर्ग में भी चौथा रोढ़ न पूरा ले लिए, चौथा। और
अगला वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, पाँचवा वर्ण को पवर्ग कहते हैं। पवर्ग में भी प प ब भ म ये सब ले लिए। तो टोटल इधर कितना हो गया, 5 25, एक में कितना है 5 है, तो 5 में कितना हो गया टोटल अभी स्वर कितना पूरा, व्यंजन कितना पूरा 25 पूरा। अभी भी 8 घट रहा है ना। तो 8 गो जो है दोस्तों, 8 गो में जो य र ल और व होता है, क्या होता है, य र ल और व जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और जो य र ल व जो होता है उसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इसी में एक होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन अक्ष त्र ज्ञ और षड़, कौन कौन होता है, अक्ष त्र ज्ञ और षड़ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, बिल्कुल आसान से याद रख सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन, देखिए बोलने में इसको कम समय लगेगा। य कितना आसान से बोले थे, र ल व कितना आसान से बोल लिए, लेकिन वही अक्ष बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है। त्र ज्ञ तो उष्म है। अच्छा थोड़ा सा और देखिए, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन ई भी 4 होता है। उष्म व्यंजन ई भी कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन होता है, अक्ष त्र ज्ञ और षड़, अक्ष त्र ज्ञ और षड़। इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। और इसको बोलने में उस मतलब क्या होता है, गर्मी, गर्मी, आपको गर्मी फील होगा। अक्ष त्र ज्ञ षड़, आपको क्या हो रहा है, ये बोलने में गर्मी हो रहा है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन में क्या होगा, आपको बोलने में ठंडा फील होगा। क्या फील होगा, ठंडा फील होगा। जैसे य र ल व, दोस्तों आप एक फील करके देखिए, जब आपको ठंडा लगता है तो आप बोलते हैं य र, ऐसा थोड़ी कहता है अक्ष त्र य, ऐसा थोड़ी बोला जाता है, मुँह से पूरा तरीका से आवाज़ नहीं निकल पाता है। तो य र ल व ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इसको बोलने में कम समय लगता है, उस व्यंजन को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से दिखा दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अब इन्हीं में जो 25 इधर हो गया, उष्म व्यंजन कितना था, 4 गो था, 25 4 29। अंतस्थ व्यंजन कितना था, ये 4 गो है, 29 4 33, 25 8 4 ऊपर 4 नीचा, तो 4 नीचा 25 8 33। मैंने पूरा दिया, पूरा शॉर्ट वन कितना होता है, 33 होता है। और मैं आपको बताता हूँ इसमें जो दोस्तों जो अंग यहाँ पे ड है और ढ है, ड और ढ को पूछेगा कि हम लोग किस व्यंजन के नाम से जानते हैं, याद रख लीजिएगा, इसको उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग वर्ग का है, इस वर्ण के 5वां, अब इस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस वर्ण के 5वां अक्षर जिसको हम लोग कहते हैं पंचमा अक्षर, क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं। कवर चवर टवर तवर पर के 5वें अक्षर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको हम लोग नासिक वर्ग भी कहते हैं, इसको हम लोग नासिका व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको नाक से बोला जाता है। जैसे अंग, देखिए नाक से बोला जा रहा है, य। और दोस्तों मैंने आपको एक बात बताना, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको उच्चारण स्थान जाके पढ़ना है तो दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको बता चुका हूं। आप जाइए वहां पर देखिएगा उच्चारण स्थान, आज के बाद आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। चलिए मैं आपको यहाँ बता रहा था, नासिक व्यंजन किसी भी कवर चवर टवर तवर और पवर के 5वें अक्षर को हम लोग क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर कहते हैं। चूँकि इसको नाक से बोला जाता है इसलिए इसको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ अर्धस्वर क्या होता है। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, भी मैंने आपको बता दिया, अर्धस्वर। और ये अर्धस्वर कहते हैं य और व। देखिए य को जब बोल रहे हैं तो आधे बोला जाता है, य आधे मुँह खुलता है, वो पूरा मुँह खोलने का जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया, अर्धस्वर हो गया। अच्छा जैसे अच्छा कौवा, जब हम लोग बोलते हैं कौवा, ठीक, जो महिला होती है कौवा, उसका थोड़ा आवाज़ का सेंस क्या होता है, अलग होता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। जैसे र और ल, र और ल, र को कहेगा हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो र को हम लोग प्रकपित या लुंठित वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकपित या लुंठित वर्ण बोला जाता है र को। और ल को पूछेगा क्या कहा जाता है, तो पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और याद रख लीजिएगा ये जीभ के पार्श्व भाग से बोला जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व मतलब अगला हिस्सा, जीभ के अगला हिस्सा से क्या बोला जाता है, ल बोला जाता है। इसलिए इसको जीभ का पार्श्विक, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये जीभ के अगले हिस्से से बोला जाता है, पार्श्व वाले हिस्से से बोला जाता है। चलिए उष्मीय व्यंजन मैंने तो अभी फिल करके मैंने आपको जस्ट बतेबे किया। इसमें जो होता है तीनों स और ह आता है। सॉरी दोस्तों, अक्षर ज्ञ और स वो उष्मीय व्यंजन नहीं था, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई। चलिए कोई बात नहीं, उष्मीय व्यंजन में कौन कौन सा आया जाएगा, तीनों स और ह आएगा। क्या आएगा, तीनों स और ह आएगा। जैसे आप देख लीजिए तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह, तो आप याद रख लीजिएगा ये क्या है, उष्मीय व्यंजन है। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए संघर्षी व्यंजन, अब हम लोग जानते हैं संघर्षी व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय मुख से उष्मा या गर्म हवा निकले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संघर्षी व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, संघर्षी व्यंजन कहेंगे। इसमें कौन कौन आता है, इसमें संयुक्त व्यंजन आता है, ये मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था। अक्ष, त्र, ज्ञ और षड़, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अक्ष देखिए जब हम स को जब लिखते हैं तो तालव स
आधा है, क्या है, तालब स्व आधा में जब र को जोड़ते हैं तब स्र मेरा होता है। देखिए संयुक्त मतलब क्या हुआ, एक से अधिक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब जुटल है ना, इसमें र आधा स्व में र जुटल है तब ना स्र है, तो मतलब क्या है, संयुक्त रूप से जुटा हुआ है, मिला हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्षर को जो हम लिखते हैं तो क में क्या है, तालब स्व छुटा हुआ, मूर्धन स्व जुटा हुआ है। तो जब बोलते हैं तो त में र जुटा हुआ है संयुक्त रूप से, और ज्ञ बोलते हैं तो ज में यो जुटा हुआ है। तो इस चारों को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अक्षर, ज्ञ और स्र। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, वर्णों की संख्या। अब मैं फिर से रिवीजन कर लेता हूँ आपको एक बार फिर से। चलिए वर्ण की संख्या पूछेगा, स्वर कितना होता है, 11 होता है। बोलने के अनुसार कितना होता है, 10 होता है। अयोगवाह पूछेगा कितना होगा, तो 2 होता है। उच्छिष्ट कितना होता है, 2 होता है। संयुक्त वर्ग कितना होता है, संयुक्त व्यंजन कितना होता है, 4 होता है। टोटल व्यंजन पूछेगा कितना होता है, तो 33 होता है। उच्छिष्ट व्यंजन कितना होता है, तो य और ढ, अंग और ढ होता है। क्या होता है, अंग और ढ होता है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा, ये दोनों होता है। टोटल पूछेगा वर्णमाला में कितने अक्षर होता है, तो 52 अक्षर होता है। कितना अक्षर होता है, 52 अक्षर होता है। मैंने आपको यही करके बताया, इनमें से कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ कि बिहार पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी का क्या सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। वर्णमाला, पहले आपको वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद संधि को आप अच्छा से पढ़िए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। समास से भी अच्छा प्रश्न रहता है, 2-3 प्रश्न रह ही जाता है कभी कभी। लिंग से भी प्रश्न रहता है, वचन से भी प्रश्न रहता है, कारक से भी एक प्रश्न रहता है, वाक शुद्धि से भी रहता है, काल से भी रहता है, फिर वर्तनी से रहता है, फिर तत्सम तद्भव से 1-2 प्रश्न रहता है। लोकोक्तियाँ और मुहावरा से 1-2 प्रश्न रहता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण, पर्यायवाची शब्द हो गया, इनसे भी 1-2 प्रश्न रहता है। विलोम शब्द एक दो प्रश्न देखने को मिलेगा, ये सबसे विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, अपठित गद्यांश, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रहा कुछ व्याकरण के भाग, तो कुछ व्याकरण में आपको और कुछ इस विशेष में क्या पढ़ना चाहिए, वाक्य हो गया, उपसर्ग हो गया 18वां नंबर, और प्रत्यय पढ़ना चाहिए, विराम चिन्ह, रस पढ़ना चाहिए, छंद पढ़ना चाहिए, अलंकार पढ़ना चाहिए। जिसमें मैं अलंकार ये सब काफ़ी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाइए वहाँ पे वीडियो को देखिए। और सर्वनाम और क्रिया, अव्यय, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, हिंद व अन्य भारतीय भाषाएं, इस सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, ये भी आपको देखना चाहिए, इन सबसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहता है। और हिंदी भाषा में पुरस्कार, तो इन सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे अगर टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं, तो आपका चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।